नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज लाइन में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आरिफ कुरैशी। काशी की कुश्ती में केजरीवाल समेत कई राजनीतिक पहलवान अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सबसे प्रबल दावेदार माने जाने वाला पहलवान कल अपना नामांकन दाखिल करेगा। अब चुनावी दंगल 2014 में काशी की कुश्ती में क्या कुछ नए समीकरण बन रहे हैं, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बड़े बड़े राजनीतिकों के चलते बनारस की सीट पर सभी की नजरें हैं। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी हो या केजरीवाल हो या फिर अजय रॉय, सभी अपना दांव खेल रहे हैं। जबकि मुख्तार अंसारी ने अपनी चाल से सबको चौंका दिया। अब केजरीवाल पर्चा भरने के साथ ही आज से इस सीट पर लोगों की नजरों में आ गए। मन एक बन चुका है कि अब किस तरह से काशी में राजनीतिक माहौल बनने वाला है, क्योंकि फिलहाल तमाशा जो है काशी का वो शुरू हो चुका है। शुरू हुआ काशी का तमाशा। क्या मोड़ लेगा काशी का तमाशा? कहां जाकर खत्म होगा तमाशा? अरविंद केजरीवाल के आज बनारस सीट से नामांकन का पर्चा भरने के साथ ही काशी का वो तमाशा शुरू हो गया, जिसके 16 मई को वोटों की गिनती होने तक न जाने कितने रंग रूप देखने को मिले। तमाशे का एक रंग केजरीवाल के नामांकन भरने के लिए जाने के दौरान देखने को मिला, जब केजरीवाल मोदी से लेकर राहुल गांधी तक और राहुल से लेकर अंबानी तक जमकर बरसे। और काशी के तमाशे का एक अलग रंग आपको बृहस्पतिवार को भी देखने को मिलेगा, जब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बनारस से अपने नामांकन का पर्चा दाखिल करें। लेकिन इस तमाशे का एक और रंग है जो गिरगिट की तरह बदल रहा है, और वो रंग है कौमी एकता दल के नेता और कद्दावर छवि के मुख्तार अंसारी का, जो अपने पत्ते खोलने के लिए ही राजी नहीं। कभी अंसारी की तरफ से ये बयान आता है कि वो केजरीवाल को समर्थन करें, तो कभी उनके भाई मोदी के समर्थन की बात कहते हैं। इसमें दो राय नहीं कि काशी के इस तमाशे का रंग मुख्तार अंसारी के फैसले के बाद और ज्यादा चटक हो जाएगा। और काशी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नजरें इस पर लगी कि मुख्तार अंसारी क्या फैसला लेते हैं। अगर अंसारी आप पार्टी के समर्थन का ऐलान करते हैं तो नामांकन में अच्छी खासी भीड़ जुटाने वाली केजरीवाल मोदी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। कुल मिलाकर काशी का तमाशा बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो गया। अब इस तमाशे के क्या क्या रंग देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए आप बस बनारस पर नजरें गड़ाए रखिए। हर दिन आपको कोई न कोई रंग जरूर देखने को मिलेगा। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। तो पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ वाराणसी की इस सीट पर काशी के इस तमाशे पर पूरी दुनिया की नजरें जो है वो आकर टिक गई हैं कि आखिर इस वाराणसी की जंग में क्या कुछ होने वाला है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज हम। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देता हूं। सबसे पहले मेरे साथ दीपिका शर्मा जी, बीजेपी नेता मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आम आदमी पार्टी से मुकेश आनंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से अमित मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वही हमारे पॉलिटिकल संपादक, राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और खास तौर पर हमारे राजीव रंजन नाग साहब, हमारे ग्रुप एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपिका मैम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने आज नामांकन अपना दाखिल किया और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध, कैसे दिखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी देश के बहुत ही पॉपुलर, डिसिसिव और डायनामिक लीडर हैं, और भाजपा के वो पीएम कैंडिडेट हैं, और वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, और कल उनका नामांकन है। तो मैं ये समझती हूँ कि वाराणसी में उनकी ऐतिहासिक विजय होगी। और जो बाकी की जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस ने अपने अजय राय किए हैं और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल, मैं समझती हूँ कि नरेंद्र मोदी को बहुत भारी बहुमत प्राप्त होगा। मुकेश आनंद साहब, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हेलीकॉप्टर से आने वाले नेताओं में से वो नहीं है, वो वहीं रहकर जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने देखा, आपने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जब नॉमिनेशन फाइल करने गए तो उनका विरोध हुआ है। तो ये जो ट्रेलर है आगे की कि आप जीत रहे हैं, आपको सब कुछ है, तो आपको विरोध का क्या मतलब है? यहाँ पे लोकतंत्र में सबको अपना अपना करने का अधिकार है, और ये इस बात का
अपने आप में इंगित करता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और जैसे कह रहे हैं हमारे बीजेपी के मित्र की बहुत बड़ी जीत होने वाली है, तो शायद उनका सपना जो है टूट जाएगा और एक बहुत बड़ी विजय मिलेगी आम आदमी पार्टी को। चलिए, एक प्रतिक्रिया मैं अमित मिश्रा साहब से भी लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं नाग साहब के पास आऊंगा। अमित मिश्रा साहब, अजय रॉय भी मैदान में है और वो भी काफी अपनी जीत का जो है एकदम दावेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल, अजय राय जी की जो जीत है वो बिल्कुल सुनिश्चित है। एक वही ऐसे उम्मीदवार हैं जो वाराणसी को रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले 20-25 वर्षों से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और युवा हैं, अनुभवी हैं, क्षेत्रीय विकास के लिए अग्रसर हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो उन्होंने आज नामांकन भरा है, लेकिन पूरा देश जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है वो जानती है कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। तो हमें किसी बात का कोई ऐसा डर या संदेह नहीं है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं राय साहब, उनकी जीत में कहीं से भी कोई अवरोध नहीं। मिश्रा साहब, ये इल्जाम तो आप पर भी लगते हैं, विरोधी पार्टियां लगाती हैं कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। देखिए, विरोधी पार्टियों का तो काम है, वो तो इल्जाम लगाएंगी, लेकिन जो साक्षात आम आदमी पार्टी के साथ देखा गया है, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, चाहे वो एमएलए को टिकट ना देने का मामला हो, चाहे वो चंदा ना लेने का मामला हो, चाहे किसी विधायक को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मामला ना हो, चाहे कश्मीर मुद्दे का मामला हो, चाहे कम्युनिस्ट उसकी जो आज साजिया अलमी जी ने बयान दिया कल उसका मामला हो, ऐसे ढेरों मामले हैं जहां पर कि केजरीवाल जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। चाहे इलेक्शन ना लड़ने का मामला हो, चाहे घर लेने का मामला हो, गाड़ी का मामला हो, कितने ही मामले आप देख लीजिए। जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है तब से उसने जो कहा वो सब बातों से पीछे हटती गई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए और गरीबी हटाओ कार्यक्रम और सारी चीजें देख लीजिए और आप देखिए कि इन्होंने जो कहा है उसमें से क्या क्या काम किया है। जो इनके तब मुद्दे थे वो अभी भी मुद्दे हैं। चलिए, मैं नाग साहब के पास आना चाहूंगा। नाग साहब, तीनों बड़ी पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज वर्मा साहब, राजनीतिक संपादक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, निश्चित तौर पे वाराणसी में एक सीट है जहां 4 लोग इस बार चुन के आएंगे। एक सीट से 4 एमपी चुन के आएंगे। ये एक बहुत बड़ी घटना घटेगी भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि सारी पार्टियां वहां से चुनाव जीतने के दावा कर रही है और उसमें वो भी शायद चुन के आ जाएं जो वीरप्पन के भतीजे हैं रामचंद्रन। तो बनारस सीट से 4 एमपी चुन के आ रहे हैं। ये एक बड़ी घटना है। निश्चित तौर पर सारी पार्टियों के अपने तर्क हैं, अपने विचार हैं, बट इतना साफ है कि नरेंद्र मोदी जिस उद्देश्य से वहां चुनाव लड़ रहे हैं उनका उद्देश्य व्यापक है। उनको लगता है कि बिहार का जो पूर्वी इलाका है उसका लाभ उन्हें वहां से मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से लड़ करके एक संदेश तो ये गया है कि मोदी सहमे हुए हैं, लिहाजा वो उत्तर प्रदेश में वाराणसी और बड़ोदरा से भी लड़ रहे हैं। ये एक संदेश तो गया है। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह के संदेश तो जाते रहे हैं। लेकिन मनोज वर्मा साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, ताजा अगर मामले की बात करूं, तो कहते थे हम धर्म की राजनीति नहीं करते। आज शाजिया अलमी का वीडियो जारी हुआ और उससे कुछ ना कुछ वाराणसी की सीट पर असर तो पड़ेगा। वर्मा साहब, देखिए, शाजिया इल्मी का जो वीडियो सामने आया है, यदि ये सच है तो इस पार्टी का ये असली चेहरा सामने आया है कि इस पार्टी के नेता जनता के सामने कुछ कहते हैं, बंद कमरों में कुछ करते कुछ और हैं। निश्चित रूप से इसका असर बनारस ही नहीं, बाकी देश में जो चुनाव हो रहा है वहां भी पड़ेगा, क्योंकि ये आम आदमी की कथनी और करनी का एक अंतर जो है उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। बिल्कुल। नाग साहब, शाजिया अलमी ने यह भी कहा कि मैंने मजाकिया अंदाज में यह बयान दिया था और इस तरह का कोई मेरी मंशा नहीं थी कि मैं इस तरह के बयान दूं। लोकसभा का चुनाव लड़ रहा एक कैंडिडेट अपने जमात के बीच इस तरह की बात यदि करता हो कि आप थोड़ा कॉमनल हो जाओ, तो निश्चित तौर पे इसे हम मजाक नहीं कहेंगे, क्योंकि सहज भाव से व्यक्त किए गए इन बातों की गहराई है और शायद वो अपने जमात को उकसा रहे हैं। उनसे, उस पार्टी से ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन निश्चित तौर पे उस पर कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह बात जमात के सामने कही है और यही सच है, क्योंकि उसमें झुटलाने का कोई बहाना नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्टिंग है। दीपिका मैम, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है शाजिया अलमी का। एक बार इस स्टिंग से पहले भी एक स्टिंग आया था जहां पे उन्होंने पेमेंट मांगी थी कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल डाउन करने की। तो मैं अमित मिश्रा जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ा फ्लॉ या सबसे बड़ी उनकी गलती या कमजोरी है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। सबसे बड़ी बात,
और दूसरी बात यह है कि उन्होंने दिल्ली के चुनावों में अपने लिए सीटें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी या कम सीटें उम्मीद की थी, और जिस तरीके से उनको 28 सीट मिली दिल्ली के चुनावों में, उनको अचानक से ये लगा कि उनको तो देश में विस्तार करना चाहिए, और उन्होंने दिल्ली की तरफ ध्यान न देके उन्होंने देश की तरफ विस्तार किया। कहीं ना कहीं जो दिल्ली में जो 49 डेज की उनकी सरकार थी, उसमें जो उन्होंने कारनामे किए या मीडिया उसको ड्रामा कहती है, और जो उन्होंने ड्रामा से भी एक कदम आगे बढ़कर किया और उन्होंने दिल्ली की सरकार को छोड़ दिया एक केवल एक लोकपाल का इशू बना के, तो कहीं ना कहीं जो देश की जनता है उसका मोह भंग हुआ है आम आदमी पार्टी से। और शाजिया इल्मी जैसे नेता, जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, शाजिया इल्मी गाजियाबाद से लड़ रही हैं, एक मेन कैंडिडेट है और एनसीआर में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शाजिया इल्मी का ऐसा कहना अपनी जमात में, जैसे नाग साहब ने कहा, कि देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो पार्टी दूसरों की तरफ इल्जाम लगाती है कि वो कम्युनल हैं, वो करप्ट हैं और वो ठीक से गवर्नेंस नहीं करते, और हमारी पैदाइश उनकी मिस गवर्नेंस, एक मायने में साजिया ने वही बात कही है जो आपके नेता कहते रहे। आपके नेता में एक खासियत ये है कि वो देश छोड़ने की बात करते हैं। थोड़ा सा नाग साहब आप इस बात को भूल रहे हैं, नाग साहब आप इस बात को नाग साहब भूल रहे हैं कि उन्हीं गिरिराज जी के बयान को नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इनकारा है, हमारी पार्टी ने उससे अलगाव किए और उनके खिलाफ तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया है और उनकी कैंपेनिंग बंद हो गई है। तो गलत जो इंसान गलत बात करेगा, आपकी पार्टी में क्यों करोड़ों लोग, ऐसे लोग क्यों, अमित शाह हो, ये खुद हो, तो बढ़िया, मतलब क्या है, हो क्या रहा है ये? देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी में नाग साहब ऐसी बातें कहने की छूट नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। करोड़ों लीडर्स, करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की बहुत बड़ी पार्टी है और ये चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में आवेश में आके कुछ लोग मौके का फायदा उठा के, नरेंद्र मोदी जी की लहर आ रही है तो नरेंद्र मोदी जी की वो प्रशंसा करनी है, ये सब गलत बात है और हमारी पार्टी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है, जो नरेंद्र मोदी ने स्वयं ही ट्वीट कर दिया कि वो प्रवीण तोगड़िया और गिरिराज सिंह के स्टेटमेंट से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कोई भी नेता ऐसी कोई भी स्टेटमेंट ना दे जिससे हमारे देश की हानि हो या बीजेपी के कैंपेन को हानि हो। दीपिका शर्मा, सवाल ये है कि अभी जितने सर्वे आए हैं उसमें आपकी पार्टी को बढ़त मिलता हुआ दिखाया गया है। कुल मिलाकर के देश की कुल आबादी का 30% वोट आपकी पार्टी के हिस्से में जा रहा है और सबसे अधिक सीटें आपको मिलने का फोरकास्ट किया गया है। मतलब 70% जो लोग हैं जो मोदी को नहीं चाहते हैं उनको देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो मोदी को नहीं चाहते हैं उनको देश छोड़ना पड़ेगा। मतलब देश के, भारत के 70% आबादी को देश छोड़ना पड़ेगा 16 तारीख को। नाग साहब, मुझे दुख होता है क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि नेबर कंट्री में इतनी जगह होगी कि हमें 70% पॉपुलेशन को वहां बसने की इजाजत देंगे। नाग साहब, मुझे इस बात का दुख होता है कि जब पार्टी की तरफ से क्लैरिफिकेशन हो गई, जब पीएम नॉमिनी नरेंद्र मोदी ने स्वयं ट्वीट कर दिया, जब नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया, मैं समझती हूँ ये एक बहुत कड़ा कदम है और मैं अपनी पार्टी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से अपील करूंगी कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट कृपया करके ना बनाए। चुनावी माहौल है, मोदी जी की लहर है, भाजपा की लहर है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। मनोज, आपको साथ है मुकेश। शाजिया इल्मी जी के बारे में जैसे इन्होंने अपना डिफेंस कहा, मनीष सिसोदिया जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हम उनके बयान से सहमत नहीं है और हम डिसोसिएट कर रहे हैं। माफी मांग लिया, गलत कर दिया, अपने को अलग कर दिया, लेकिन उसको कुछ भी बोल लो, पहले बात बोल दो, कुछ भी बोलने की जो, और बाद में वो नेता अपने फोटो के साथ डिसोसिएट इसीलिए किया जाता है कि आपको बोलने का लाइन नहीं है, बोलने की आपको आजादी नहीं है, ऐसी चीजें आपको नहीं बोलना है। ये इस बात की स्वीकारोक्ति है और इसके लिए इस चीज का ये हमारा डिफेंस। कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई है। अभी भी आपके चैनलों पे आ रहा है कि जो वो अपनी पार्टी में अकेली पड़ गई है। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, जो भी कार्य को देने का टाइम नहीं मिल रहा आपको। अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके जो सीडी है उसको मंगाई जा रही है पूरी। सीडी हमने दिखा दिया ना उनको। नहीं, आपने 1.5 मिनट का दिखाया, वो 25 मिनट का क्लिप है। अच्छा, और भी कुछ, और उन्होंने माना भी है कि उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल को आप वोट दीजिए, आप उसको अगर पूरे, हालांकि मैं उसको डिफेंस नहीं कर रहा, मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा है कि चाहे जैसे भी हो ये बयान नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, उनको पार्टी से निकाल दीजिए, ये है कुछ ऐसा कुछ चल रहा है प्रोजेक्ट। अगर उनकी 25 मिनट की सीडी में ये पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा
कुछ इस तरह के कंटेक्स्ट में दिया है। अभी तक उन्होंने ये कहा है कि आप सांप्रदायिक होइए, केजरीवाल को वोट दीजिए। तो जिस सेंस में आप उसको लेना चाह रहे हैं शायद वो नहीं है, हो जाओ मुसलमान इस देश का कम्युनल हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूं। आप अगर 25 मिनट की सीडी देखेंगे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अमित मिश्रा, मोदी एक सांप्रदायिक चेहरा है, ऐसा आपकी पार्टी कहती रही है। सवाल यह है कि जब सांप्रदायिक चेहरा है तो उनको हराने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपकी पार्टी को सपोर्ट देने में क्या दिक्कत थी? क्योंकि या फिर ये कि एक सिंगल उम्मीदवार खड़ा करते, एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करते हैं, अजय राय कहां फिट बैठते हैं? देखिए जहां तक अजय राज उसी बीजेपी में रहे हैं। देखिए जहां तक बिल्कुल मैं जानता हूं 2 बार विधायक रहे हैं बीजेपी से, तो लेकिन वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम आज उससे अलग हैं या वो बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। पखंड था बीजेपी में शामिल होना, पखंड बहुत पुरानी बात थी जब वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। तो कल को फिर वापस लौट सकते हैं वहां पे? ऐसा नहीं है। चुनाव के बीच में बैठ जाएंगे। जब आदमी किसी घर में जाता है तो वो देखता है कि इसमें क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं। जब तक हम बाहर होते हैं हमें नहीं मालूम होता। वो तो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा में क्या चलता है क्या नहीं चलता। उसी से त्रस्त होकर उन्होंने पार्टी को छोड़ा। अब रही बात यह कि हमने कोई मजबूत उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। मोदी जी तो खुद ही आशावादी नहीं है, उन्हें तो खुद ही लग रहा है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। अभी आपने ही अपने वक्तव्य में सबसे शुरू में कहा कि मोदी जी में संशय है एक कि शायद वो चुनाव हार जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि अजय राय जी क्या, अगर हमारा कोई स्थानीय कार्यकर्ता भी कांग्रेस का उनके खिलाफ चुनाव लड़ता तो वो जीतेगा। और अजय राय जी तो बड़े सशक्त, तो किसी मुखिया को, युवा, ओजस्वी, विकासशील नेता है हमारे। 5 बार विधायक चुने जाने का मतलब है कि आपको जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, आपकी एक सोच है। उनका अतीत बहुत ठीक नहीं है। मनोज वर्मा, सारी पार्टियां एक सीट से जीतने का दावा कर रही है। अगर हम फिलहाल बात करते हैं काशी की, तो वहां से एक सीट पे 4 MP इस पर चुन के आएंगे, तो ये तो एक बहुत बड़ी घटना घटेगी जिसको आप देखेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने आप को दूसरे से कम नहीं कर रही है। सवाल ये है कि वाराणसी से चुनाव लड़ करके ये जो 3 नेता है, अगर हम बात करते हैं आपकी, क्योंकि केजरीवाल ने साफ कहा है कि वो जीतने के लिए नहीं हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तो वो है। दूसरा, अजय राय भी कैंडिडेट दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग भी खुल के कहना शुरू कर दिया है कि पार्टी ने एक मजबूत दावेदार, मजबूत कैंडिडेट नहीं दिया। उसका मैसेज ये गया कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में देखना चाहती है। राजीव जी, बनारस का जो चुनाव है, लंबे समय बाद जब कमलापति त्रिपाठी हुआ करते थे जी 80-80 के दशक में, तब बनारस की इसी प्रकार का रसूख दिल्ली की राजनीति में रहता था। कमलापति त्रिपाठी इंदिरा जी के भी बहुत करीब थे और एक तरह से उस सरकार को चलाने का काम कमलापति त्रिपाठी करते थे, वो चाहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहती हो या दिल्ली में रहती हो। लंबे समय बाद मोदी जी के आने के बाद बनारस एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। जहां तक रहा इन तीनों पार्टियों का सवाल, निश्चित रूप से केजरीवाल जी ने बनारस को इसलिए चुना कि वो एक विकल्प के तौर पर दिखाना चाहते हैं कि देश में अगर आने वाली भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को कोई चुनौती दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी दे सकती है। अब वो कितने सफल होंगे कितने नहीं होंगे ये समय बताएगा। कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को वहां उम्मीदवार बनाया। अब सवाल कई उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कई उम्मीदवार मैदान छोड़ के बीच से चले जा रहे हैं। मुझे आशंका है कहीं अजय राय भी ऐसी ना करें। मुख्तार अंसारी मैदान से हट गए, अब बचे नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी का वहां से चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिक से अधिक राजनीतिक फायदा उठाना। और पहले भी कई बड़े नेता 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं और उसके पीछे एक चुनावी रणनीति होती है। इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो यह चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन केजरीवाल जी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो वोट कितने पाते हैं, इस पे उनकी पार्टी का भविष्य का दारोमदार टिका हुआ है। जी, इस पे एक छोटा सा कमेंट। वर्मा जी ने कहा कि केजरीवाल जी इसलिए खड़े हुए क्योंकि वो विकल्प के तौर पे दिखना चाहते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा जो आम आदमी पार्टी का विशिष्ट केजरीवाल इसलिए भी खड़े हुए ताकि देश को ये बता सकें कि कांग्रेस के प्रति उनकी नाराजगी नहीं है, बीजेपी के प्रति नाराजगी है। दूसरे मुद्दे पे आना जो घोषित है। अच्छा, कांग्रेस का क्या कैसा गठजोड़? मैं आ रहा हूँ, जरा उसको हम बताइए। कांग्रेस से गठजोड़ नहीं है तभी तो अजय राय जी वहां खड़े हैं। कब तक रहेगा? असली मुद्दा ये है कि अगर बड़ा नेता कोई खड़ा होता है और आप क्लेम करते हैं कि हम बड़े नेता हैं, तो आप उसके खिलाफ जाके खड़े हुए। एक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है,
जैसे यहाँ वो मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़े, तो वहां भी ये था कि अगर आप जैसे इनके आप जैसे छोटे नेता को उन्होंने खड़ा कर दिया, अमेठी वो कोई मुख्य कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेंगे, तो वो जो इम्पोर्टेंट है कि नहीं आप बाई नहीं दे सकते। कांग्रेस के साथ आपका कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कि उसके खिलाफ नहीं बोलना? हमारा कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ नहीं। जी जी, हमें जो भी हमारे पक्ष में वोट करेंगे हम अपना कैंपेनिंग अपने मुद्दों पे करते रहते हैं। अमित मिश्रा, आपकी पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है, आप वाले बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आप पे हमला करने से बचती है। तो मैं यही जानना चाह रहा था किस तरह का समझौता है ये, कैसा लेन देन है, क्या है? नहीं, आप पर बिल्कुल भी हम समझौता नहीं करते। आपकी जहां पर भी कमियां होती हैं, जो रिश्ते हैं आप दोनों के बीच, नहीं, उन रिश्तों का किस्म क्या है? ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपने देखा, दिल्ली विधानसभा की बात मैं करता हूं, हमने इनको समर्थन दिया, लेकिन जहां जहां पर भी इन्होंने गलती करी, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो जनता दरबार का मुद्दा हो, हमने इनको हर बार चेताया कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, इसको आप ठीक करिए। तो जब हम समर्थन दे रहे थे तब भी हमको चेताते थे, और आज तो हमारा इनका लेकिन सहानुभूति है आपके प्रति? हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। आम आदमी पार्टी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। जहां पर भी वो गलती करेंगे, जैसे और अपोजिशन पार्टी करती है, उनके हम खिलाफ बोलेंगे और उनकी कमियों को हम बताएंगे। हमारा दीपिका शर्मा, घर घर मोदी, पता नहीं घर तक पहुंचेंगे कि नहीं, लेकिन सवाल ये है कि वाराणसी के लोगों को जो सपने दिखाए गए हैं विकास के, क्योंकि वहां पर मोदी जी आएंगे और आपकी पार्टी उनको शायद प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, पता नहीं इलाज पार्टनर बनाएंगे नहीं बनाए, लेकिन ऐसा उनको लग रहा है। दूसरी बात यह कि क्या इस बात की क्या गारंटी है कि नरेंद्र मोदी अगला चुनाव भी वहीं से लड़ेंगे? देखिए राजीव जी, अगला चुनाव मोदी जी कहाँ से लड़ेंगे? 5 साल बाद देश की परिस्थिति क्या होगी? अच्छा, वो एक बार वो तो एक बार वहां पे देखिए, बात की बात है। मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगी, जो आपने अमित जी से सवाल पूछा था कि उनका आम आदमी पार्टी के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि पूरा देश किस्म क्या है जी? ये पूरा देश इस खास प्रेम का विश्लेषण करना चाहता है। क्योंकि ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि 2 पार्टियां आपस में गठबंधन करती हैं। जो पार्टी सपोर्ट दे रही है वो कहती है कि हमने सपोर्ट दिया नहीं, जो पार्टी सपोर्ट ले रही है वो कहती है कि हमने लिया नहीं। वाराणसी के लोग ये जानना चाहते हैं कि 60 महीने बाद भी क्या मोदी जी वहीं से लड़ेंगे? देखिए, मोदी जी ने वही देखना चाहते हैं लोग। मोदी जी ने तो स्पष्ट अपने कह दिया है कि बस एक बार ये मौका दो मुझे यहाँ से, अब की बार हमारा झलक यहाँ पे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने तो स्पष्ट अपनी स्पीचेस में कहा है कि एक बार मैंने वाराणसी की देवभूमि चुन ली है तो फिर सदा वो मेरी भूमि रहेगी। ये उन्होंने अपने स्पीचेस में कहा है। कौन सी भूमि रहेगी? मैंने किस वहीं से लड़ते रहेंगे आप कह रही हैं? मैं मोदी जी की पॉलिटिकल एडवाइजर थोड़ी हूँ। मैं केवल इतनी बात कह रही हूँ कि आज इस समय मोदी जी वाराणसी से लड़ रहे हैं और आगे की जो रणनीति है वो देखी जाती है। ये तो चुनावी माहौल है, ये रणनीतियां बनती हैं। चलिए दीपिका जी, आपका भी कमेंट लेंगे और अमित साहब के भी पास में आएंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं क्योंकि छोटे से ब्रेक का वक्त है। जल्द हाजिर होंगे। चर्चा हमारी जारी है कि आखिर वाराणसी में किस तरह की राजनीतिक माहौल अब बनने वाला है। दिन अब दूर नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि काशी का महाभारत किस तरह से रहने वाला है और क्या कुछ इसके अंदर रंग देखने को मिलने वाले हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ, तमाम पार्टी के नेता मौजूद हैं और साथ ही मेरे साथ में ग्रुप एडिटर साहब भी मौजूद हैं और राजनीतिक संपादक साहब भी मौजूद हैं। नाग साहब, एक बहुत अहम फैक्टर वाराणसी के अंदर एक किरदार जो है प्ले कर सकता है और अंसारी, मुख्तार अंसारी के रूप में, वो कभी कहते हैं आम आदमी पार्टी और कभी कुछ और कहते हैं, उनके भाई नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। एक अजीब सी कशमकश के अंदर वो उलझे हुए हैं खुद ही। मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी को कोई अदृश्य शक्ति ने बैठा दिया है। क्योंकि मुख्तार अंसारी अपनी जमीन की जो वास्तविकता है उसको शायद वो आजमाना चाहते थे और उनको ये उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ जिस तरीके से वोटों का बिखराव होना दिख रहा है उससे उन्हें लगता है कि शायद मुश्किल होगी। तो मुझे लग रहा है कि मुख्तार बैठने वालों में नहीं है, कहीं तो कुछ भी सौदा हुआ होगा और मनोज वर्मा को इस बारे में ज़्यादा जानकारी होगी क्योंकि वो उस शहर से के लोगों के संपर्क में हैं। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं अमित मिश्रा कि आपकी पार्टी कांग्रेस कहाँ पे है बनारस में? देखिए नाग साहब, पहले तो मैं एक बात और अपनी सम्मिलित करना चाहूँगा। ब्रेक से पहले आपने कहा दीपिका जी से कि क्या 5 साल बाद भी मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे? ये जनता वाराणसी का जवाब आप देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल देना चाहूँगा। आप तो बहुत आगे निकल गए। अजय राय 5 साल बाद आप तो बहुत आगे निकल गए। वाराणसी जनता ये नहीं चाह रही है कि 5 साल बाद मोदी जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वाराणसी जनता ये जानना चाह रही है क्या 6 महीने बाद दोबारा हमें चुनाव में उतरना पड़ेगा? क्या मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वाराणसी को रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ौदा को रिप्रेजेंट करेंगे? आज वाराणसी जनता बहुत दुविधा में है। और अब रही बात कांग्रेस की, तो इस चीज का फायदा ही कांग्रेस को मिलेगा। जो इलेक्शन को उम्मीद पाले बैठे हैं आप, शायद आपकी पार्टी को लगा हम नहीं पाले बैठे हैं। वहां के जो जनता जनार्दन है जिसको वोट कास्ट करना है आने वाले समय में, जिससे आपकी पार्टी कट सी गई है, वो इस दुविधा में है कि जिस उम्मीदवार को हम चुनेंगे क्या वो कहीं हमें छोड़ तो नहीं जाएगा। और ऐसी ही सेम दुविधा केजरीवाल जी के साथ भी है। वहां की जनता ये भी सोच रही है कि दूसरा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का है, क्या वो भी हमें नई दिल्ली छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। लेकिन अजय राज जी पिछले 5 चुनावों से एक ही सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सीट चेंज भी हुई उसके बाद भी उन्होंने वहां विजय, वो अलग अलग झंडा बीच बीच में उठा लेते हैं। देखिए, सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आपके पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो वाराणसी से कब बैठ रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं अपने को? देखिए अभी मनोज वर्मा ने अभी मनोज वर्मा जी ने भी ये संदेह तो दिलाया, लेकिन मैं पार्टी के बिहाफ पे आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। और अजय राय जी पूरी तरह जीत के प्रति आश्वस्त हैं। वहां की जो जनता है वो उनको चाहती है, उनको प्यार करती है और वो भी जनता को चाहते हैं, प्यार करते हैं। और जब चुनाव परिणाम आएंगे, वही जानना चाह रहा था कि वाराणसी में किस मोहल्ले में आपकी पार्टी कहां दिखती है? पूरी लोकसभा क्षेत्र में अजय राय जी को इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है। और पिछले 5 चुनावों से जो आदमी व्यक्ति जीत के आ रहा है, निर्दलीय चुनाव भी वहां से जीता है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। मनोज वर्मा आपके पास आ रहे हैं या मुकेश आनंद? आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ हराना है मोदी को। ये बहुत नया तरीका अपनाया है पॉलिटिक्स में। हराने के लिए एक नेता वहां 1 महीने का कैंप करेगा। सवाल ये है कि केजरीवाल जीतने के लिए क्यों नहीं गए वहां पे? नहीं, जो जिन मुद्दों के खिलाफ, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारी जमीन नहीं है या फिर लगा कि शायद जमानत वगैरह के लिए मुश्किल हो सकती है बचाना। बोलने का सबका स्टाइल, प्रेजेंटेशन का अलग अलग होता है। जिस तरह के चैलेंजेस होते हैं, जिस चीज को मोदी रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। तो हमें उस चीज को हराना है। हराने के लिए सोच है, जीतने के लिए क्यों लड़ रहे थे? मैंने ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, उसका मतलब है कि जनता अगर चाहे कि हम जितना चाहते हैं, नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि अजय, आपने पहले ही कह दिया नहीं भैया, हम तो जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए आए। ये दूरदृष्टि का परिचय। जैसे आप कह रहे हैं, मनोज वर्मा जी भी कह रहे हैं कि अजय राय जी कब बैठ रहे हैं जी। तो अब सवाल ये है कि मोदी को फिर हराने के लिए केजरीवाल, जो जिन चीजों को मोदी रिप्रेजेंट करते हैं उसके खिलाफ हम खड़े हैं। और अगर मोदी हारेंगे तो वीरप्पन का भतीजा भी लड़ रहा है, वो शायद जीत के आ जाए। मोदी अगर हारेंगे तो केजरीवाल ही जीतेंगे। ये तो देखने का केजरीवाल ने मना कर दिया। मनोज वर्मा, आप पार्टी हराने के लिए वहां कैंप कर रही है। 1 महीने तक इनके नेता वहां पर घूमेंगे, अपने ब्रांड का प्रचार करेंगे, अपने इरादे और वायदे की बात करेंगे। सवाल यह है कि आप पार्टी वाराणसी में कहां दिख रही है? क्योंकि कांग्रेस ने क्लेम किया है कि चप्पे चप्पे में कांग्रेस पार्टी है और वो भारी बहुमत से
वजन के बारे में नहीं बताया, भारी बहुमत से वो जीत के आएंगे। मनोज वर्मा, देखिए चुनाव आते हैं तो हर दल अपने अपने से दावे तो करता ही है, लेकिन मुझे लगता है हारने के बाद दावा, हारने के दिन तक भी दावा करता रहता है। लेकिन लगता है कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित को हराया, तो उनका और आम आदमी पार्टी का उन्हें लगा कि हम ब्रांड हो गए और देश में हम कहीं से कर सकते हैं। उत्साहवर्धन हुआ कि हम बनारस भी जाएं और नरेंद्र मोदी को चुनाव हराएं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस करप्शन के खिलाफ लड़ाई की बात आम आदमी पार्टी करती है, उसने बनारस को ही केवल क्यों चुना और नरेंद्र मोदी को ही क्यों चुना? जिस पार्टी की केंद्र में सरकार, जिस पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप, दो उसके बड़े नेता यूपी से अगल बगल की सीटों से चुनाव लड़ रहे, वहां से केजरीवाल जी ने लड़ना के उचित क्यों नहीं समझा? तो केजरीवाल जी राजनीति में क्या कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। वो सिर्फ वहां काशी में तमाशा राजनीतिक करने गए हैं या कौन सी राजनीतिक शैली अपना रहे हैं, ये जरा समझने की बात। कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं वर्मा जी, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। कुमार विश्वास बीच में नाराज हो गए थे कि केजरीवाल जी प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। नहीं, आप विषयांतर कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो बहुत 4 महीने से वहां कैंप जानना चाह रहे हैं कि केजरीवाल वहां नहीं गए। दीपिका शर्मा, नहीं, कई जगह तो नहीं लड़ सकते ना, जो नहीं केजरीवाल जो प्रमुख कैंडिडेट है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उससे गए हैं 2-2 हाथ करने के लिए। कुमार विश्वास जी वहां लड़ रहे हैं, आप 2 जगह लड़ेंगे तो आप कहेंगे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, सोनिया जी के खिलाफ खड़ा करता वो मैदान छोड़ के चला गया। नहीं, जो भी हो, हम अपनी तरफ से जो भी हमारी जो जितनी हमारी नियत साफ है कि हम चैलेंजेस करना चाहते हैं उनको। नियत साफ है, नीति स्पष्ट नहीं। दीपिका शर्मा, आप पार्टी की जो नियत है वो साफ है, लेकिन नियम और जो सभी सिद्धांत है उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ साफ नहीं है। हमें तो क्लैरिटी है, और जो कार्यक्रम आपका है वो छापामार दस्ता आपका तो है ही। दीपिका शर्मा, कल आपके नेता जिनको आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए देखना चाहते हैं और जो रंगीन सपने दिखा रहे हैं, कल वो वाराणसी के धरती पे पांव रखेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। मुझे लगता है कि एक बड़ा हुजूम उनके साथ दिखेगा, सुनामी आएगी। देखिए, देश के वो इतने पॉपुलर लीडर हैं, इतने डायनामिक, इतने करिस्मेटिक। कुछ और जोड़ दीजिए, कुछ और जोड़ दीजिए। नहीं, मैं तो पूरे प्रोग्राम में जोड़ दूंगी। नाग साहब, आपको जितना चाहिए मैं उतना जोड़ दूंगी। मैं केवल ये कह रही हूँ कि केवल वो हमारी पार्टी के पॉपुलर नेता नहीं है, पूरे देश के उनका आरती वगैरह उतारना नहीं। देखिए, जो भी है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो होगा, और जो उनके चाहने वाले हैं, अगर वो अपने नेता के साथ आना चाहते हैं और उनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं नामांकन के समय, तो उसमें मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, तो क्या नहीं, तो क्या जैसे अरविंद केजरीवाल या अजय राय वहां पर कैंप कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी भी गांव गली मोहल्ले में घूम करके वोट वगैरह मांगेंगे। बिल्कुल, देखिए, ये तो चुनाव का प्रथम नियम है कि आपको वोटर के पास तो जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि भाषण देके चले आए, आपको वहां पर बैठना ही पड़ेगा। जी, आप नाग साहब, आप ये बात भूल रहे हैं। मैं बहुत याद रखता हूं कि नरेंद्र मोदी गुजरात में 3 बार इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उतना जीके मैं जानता हूं, चुनाव लड़ चुके हैं 3 बार। ये जानना चाहता हूं कि बनारस के गलियों में रहने वाले लोगों को लगता है कि वो मोदी हमारे बीच आएंगे और वोट मांगेंगे। नहीं, बिल्कुल 100% उम्मीद तो करनी चाहिए। देखिए, वोटर अमित मिश्रा बहुत बुद्धिमान है, और नरेंद्र मोदी जो है वो हर घर पे जाके मांगेंगे, क्यों नहीं मांगे। अमित मिश्रा, देखिए नाग साहब, जैसा कि आपने कहा कि जो वहाँ की जनता है वो चाहती है कि मोदी जी हमारे बीच में आए, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले में हमसे रूबरू हों। अगर मोदी जैसा वोट मांगे हमसे, वो वोट मांगे, रूबरू हो, हमसे बता सके कि वो क्या करेंगे बनारस के लिए। तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि मोदी जी ऐसा करेंगे नहीं। उनको पूरा देश देख रहा हूँ, मैं तो पूरा देश का हूँ यार, मैं इस लोकसभा का थोड़ी हूँ। नंबर दो बात सुन लीजिए, एक सर और सुन लीजिए। अगर उन्होंने ऐसा कदम उठा दिया तो उनका घेराव हो जाएगा और जनता उनको हाय हाय करेगी। उसके पीछे तर्क यह है कि पीछे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो मोदी जी से भी बड़े नेता हुआ करते थे किसी समय में, और शायद आज भी उनसे वरिष्ठ हैं। उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। अगर हम स्थानीय निकाय की बात करें तो मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का है, और शायद आप भी बनारस गए होंगे, मैं भी बनारस गया हूंगा, मैम भी बनारस गई होंगी। उसकी स्थितियां किसी से छुपी नहीं है। तो जो स्थानीय लोग हैं वो बड़े त्रस्त हैं भाजपा से कि भाजपा का मेयर होते हुए भाजपा का इतना वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी, जो बहुत योग्य हैं, विद्वान हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने अमेठी और रायबरेली के लिए क्या कर दिया? अगर मोदी जी ने ऐसा किया तो उनका बहुत भारी विरोध होगा और हाय हाय के नारे। मनोज वर्मा, संशय है। मनोज वर्मा,
एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि नरेंद्र मोदी देश के बहुत करिश्माई नेता हैं और क्या क्या जोड़ती हैं दीपिका शर्मा। दूसरी तरफ बगैर सांस रोके ये कहती हैं कि उनको तो जाना ही चाहिए गली मोहल्लों में वोट मांगने के लिए, ये तो चुनाव का तरीका है। देखिए दीपिका जी जो चाहे वो कह सकती हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं वो, लेकिन जहां तक कोई जब नेता होता है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं भाजपा के, तो उन्हें पूरे देश में घूमना पड़ेगा और वोट मांगने पड़ेंगे, पूरे देश से वोट मांगने पड़ेंगे। वो जहां से वो चुन के आना चाहते हैं, मतलब ये ऐसा थोड़ी होगा कि वो देश पर। देखिए वो ठीक है, बनारस से लोकसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं, बनारस से सांसद चुने जाएंगे, लेकिन देश उन्हें प्रधानमंत्री के लिए चुनेगा या नहीं चुनेगा इसका भी उन्हें ख्याल रखना है। नहीं बट आपकी क्या राय है? एक उम्मीदवार होने के नाते गली मोहल्लों में जाना चाहिए उन्हें? नहीं, ईमानदारी तो खैर ये कहती गली मोहल्ले में जाना चाहिए। मुकेश आनंद, 1 महीने तक आपके पार्टी के नेता अपने ब्रांड का प्रचार करेंगे। ब्रांड मतलब जो कैप आप लेके चलते हैं, जिसमें प्रत्येक मौसम में अलग अलग नारे उसमें दिखते हैं दाएं बाएं। ये लगता नहीं कि एक मानव शक्ति का ह्रास है, मानव शक्ति का मिसयूज है? नहीं, जब आप अपने उद्देश्य के लिए चलते हैं और जिस तरह का जन समर्थन आज दिखा है वहाँ पे, तो ये सब बातें बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि मोदी को जिस तरह से उन्होंने अपने बोला है कि हम हराने के लिए वहाँ जा रहे हैं, उस दिशा में काफ़ी सफल प्रयास चल रहा है। और इसके अलावा भी जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ बड़े नेता लड़ने चाहिए, सक्सेसफुल होने चाहिए। जीत हार अपनी जगह पे है, तो ये जो प्रयास है ये बिल्कुल सराहनीय है। और मोदी कभी भी ऐसा उन्होंने आज तक पीछे कभी नहीं किया। उन्होंने जैसे उन्होंने कहा विधानसभा में कई बार चुने गए, जिस तरह की आजकल लोगों के पास जाते हैं, उनके मुद्दे सुनते हैं, ऐसा उनका कभी स्वभाव रहा नहीं है। और डॉक्टर दीपिका शर्मा, मोदी जिस उद्देश्य से वाराणसी गए हैं चुनाव लड़ने, जो उद्देश्य आमतौर पे एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो बिहार के कुछ इलाकों को प्रभावित करेंगे और वहाँ उसका लाभ मिलेगा पार्टी को। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि जब मोदी वहाँ से कैंपेन ही नहीं करेंगे और देश भर में घूमेंगे जैसा मनोज वर्मा कह रहे हैं, तो फिर लाभ वगैरह के बारे में उनका भाषण तो लोग चेन्नई में भी सुन रहे हैं। नहीं, नाग साहब आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल के क्षेत्र में उनका एक खड़ा वहां रखना चाहेंगे ताकि उसका प्रभाव। देखिए मोदी जी ने कितना ज्यादा कैंपेन किया। आप अब अगर आपको स्मरण नहीं है उनकी रैलीज का, जो पूर्वांचल क्षेत्र में मोदी जी ने करी है पिछले दिनों में, और आगे भी वो करेंगे उसको। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी पूर्वांचल से, वाराणसी से खड़े हो या देश में कहीं भी और किसी भी जगह से खड़े हो, भारी बहुमत से वो विजय होके आएंगे। बहुत पॉपुलर नेता है और उस समय उनकी भाजपा की वेव चल रही है, नरेंद्र मोदी की वेव चल रही है। और मैं समझती हूँ देश को इस समय बदलाव चाहिए। देश उमड़ रहा है कि केवल उसको बदलाव चाहिए, एंड इट वांट्स डेवलपमेंट। सिर्फ विकास का एजेंडा है, गुड गवर्नेंस का एजेंडा है, देश को और कुछ नहीं चाहिए। और मैं समझती हूँ कि कल जो चुनाव की तादाद 117 सीट पे मेरे ख्याल से कल वोट डलेंगे 11 राज्यों में, और मैं समझती हूँ कि जो वोटर्स बाहर निकल के आएंगे, कहीं ना कहीं पे ये लोगों का समावेश और ये उनकी आक्रोश है कि वो चेंज चाहते हैं, दे आर डेस्परेट फॉर अ चेंज। अमित मिश्रा, आपके पार्टी के उम्मीदवार जो वाराणसी में है अजय राय, वो भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रम का किस मुंह से विरोध करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी से 2 दफा एमएलए रहे हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में आपसे कहा नाग साहब कि जब आदमी किसी घर या किसी परिवार में होता है तो उसको बेहतर तरीके से समझ पाता है, जान पाता है। इतना बाहर वाला व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो बीजेपी को समझने में 10 साल लगे। उन्होंने वहां देखा कि वहां जो है वहां किस तरह की राजनीति चलती है, किस तरह की राजनीति चलती है, किस तरह की वहां पर क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसका मोह भंग हुआ। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में आने की सोची और आज वो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं। एक बात और डॉक्टर दीपिका शर्मा जी ने बोली कि नरेंद्र मोदी जो है पूर्वांचल में कई रैली कर चुके हैं, पूर्वांचल विकास की बातें कर चुके हैं, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी रैलियां करते हैं, पूर्वांचल विकास की बात करते हैं, पूर्वांचल लोगों की बात करते हैं, और उसी दिन सेम डे भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी ठाकरे बंधु से जाकर मिलते हैं और दुनिया जानती है कि ठाकरे बंधु की क्या मानसिकता है पूर्वांचल के लोगों के लिए। तो ये दोहरी मानसिकता छोड़ दें और एक स्पष्ट नीति को लेकर आगे बढ़े, चाहे हार हो चाहे जीत हो, उसको स्वीकार करें। अमित जी जो देखिए ये आपको ये हम आपके पास आ रहे हैं जी, ये देखिए शिवसेना से या किसी और पार्टी से अलायंस स्टेट लेवल पे कभी नहीं होता।
अलायंस होता है राष्ट्रीय लेवल पे होता है। ये लोकसभा के चुनाव है, ये महाराष्ट्र के चुनाव नहीं है, या केवल यूपी के चुनाव नहीं है, दिल्ली के नहीं है, ये लोकसभा के लिए है, केंद्र सरकार के। तो केंद्र सरकार में जो राजकीय जो गठबंधन है, नहीं तो आप कैसे पूर्वांचल विकास की बातें करेंगे? नहीं, आप अमित जी, आप कौन सी बात कहां से? पूर्वांचल विकास का कोई प्लान ही प्रेजेंट नहीं किया। मुकेश आनंद, आपके नेता वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, आज उन्होंने नामांकन भी भरा है। एक पहला चुनाव है जहां आपके नेता न तो विकास की बात करेंगे उस इलाके की और न कोई भरोसा देंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य हराने का है। तो हराने के उद्देश्य में आपके नेता क्या भाषण देंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हराने लोगों को लगता है कि हमारी बेहतरी की बात करेंगे, हमारे क्षेत्र के विकास की बात करेंगे, वहां के जनजीवन के विकास में उनकी भूमिका के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप तो हराने के लिए गए हैं, आपका उद्देश्य ही अलग है। हराना लक्ष्य है, पहला चुनाव है जहां आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, हराना लक्ष्य है। आप वहां अपना ब्रांड बेच रहे हैं। नहीं, जो डेवलपमेंट का प्लान है, आप जैसे इन्होंने कहा देश बदलाव चाहता है। अब आप देखिए, अभी भी हर चैनल पे ये चर्चा हो रही है कि आंकड़ा 272 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना डाउटफुल है। कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं? इतने सारे अलायंसेज आप कर रहे हैं, अलायंसेज टूट रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ। पूर्वांचल में ये कह रहे हैं कि हमें इतना भारी बहुमत, बहुत रुझान मिल रहा है। कोई प्लान इन्होंने पूर्वांचल का अभी तक दिया नहीं है। जो विकास के मुद्दे हैं वही उसी के आधार पर, जैसे वहां के जो लोकल निकाय हैं उसमें भी बीजेपी बैठी हुई है, कोई काम नहीं किया। इससे पूर्व जो सांसद रहे उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। तो यही मुद्दे हैं जो उनको हराएंगे, क्योंकि वो विकास का मुद्दा लेके जा रहे हैं। विकास तो हुआ ही नहीं वहां। मनोज वर्मा, ना उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट दिया है कि वो कैसे पूर्वांचल का विकास करेंगे। मनोज वर्मा, मुकेश आनंद के पास यह दावा करने के लिए कुछ नहीं है कि वो इनके नेता वहां क्या सपने बेच रहे हैं वाराणसी में। सवाल यह है कि सारी पार्टियां सपने बेच रही है, अरविंद केजरीवाल वहां पर क्या बेच रहे हैं? हमें लगता है कि उनका जो खुद का जो ब्रांड है, वो जो कैप पहनते हैं जिस पर रंग बिरंगे नारे लिखे होते हैं, शायद वही बेच रहे होंगे। और कुछ नजर नहीं आ रहा जी। टोटली एक मीडिया इवेंट है केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लिए। मुझे नहीं लगता कि बनारस की जनता दिल्ली की तरह वहां पर केजरीवाल जी के उसमें आएगी, किसी मुद्दे में झांसे में आएगी उनके, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार का शासन उन्होंने दिया वो भी पूरे देश ने देखा है। और निश्चित रूप से जो बनारस की जनता है वो सोच समझकर अपने मतदान का प्रयोग करेगी। एक तरफ केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली की सत्ता छोड़ के चले गए, दूसरी तरफ देश के भावी प्रधानमंत्री की दौड़ में जो व्यक्ति शामिल है उसे चुनना है। एक वो व्यक्ति है, दूसरी तरफ जो देश के विकास की बात कर रहा है, दूसरी तरफ जो वो व्यक्ति है जो सिर्फ हराने के लिए बनारस गया है। तो सबके सामने अंतर है कि कौन नेता किस लिए चुनाव लड़ रहा है। अब बनारस की जनता तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ मनोज वर्मा जी को, इनके अपने अपने विचार हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये बनारस की जनता को ही तय करना है। और जिस तरह से समर्थन सारी जनता वहाँ के रोड शो में और बाकी, आप हारने की बात करने क्यों कर रहे हो? नहीं, ये आप कह रहे हैं। आप अगर नहीं, आपने कहा कि मैं तो हराने गया हूँ, एक ऑन रिकॉर्ड कहा है। नहीं, एक ऑन रिकॉर्ड का एक स्टेटमेंट ले रहे हैं आप। पूरे स्टेटमेंट को समग्र रूप से देखिए तो उन्होंने सारे मुद्दे वहां के उठाए हैं। फ्लैश है उनका वो ये है कि हम यहाँ जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए आए हैं। आपको सब पता होगा। बिल्कुल पता है हमें, और उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जो आप नहीं कह रहे। दीपिका शर्मा, नरेंद्र मोदी से वाराणसी के लोगों को काफी उम्मीदें हो गई हैं। रंगीन सपने दिखा रही है आपकी पार्टी और मोदी सपने बेच रहे हैं देश भर में घूम घूम करके। वहां को लोगों को लग रहा है, संशय में है बनारस की जनता, उनको लग रहा है कि मोदी अगर एक बार उनको चुन के भेज भी दिया गया तो अगली बार वो झलक दिखलाने नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे जी। नाग जी, नहीं, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ये बात कही है, उन्होंने जितने इंटरव्यूज दिए उनमें ये बात कही है कि वो वाराणसी के लोगों के साथ हैं और सदा उनके साथ रहेंगे। गुजरात के तो कदावर नेता ही हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रहेंगे कि नहीं, ये सवाल है। देखिए वो 110% अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी की एक शख्सियत के बाद भी एक शख्सियत अगर आपने नोट करी हो, आप तो बहुत सीनियर एडिटर हैं। आप शख्सियत पे बात करते हैं, आप उनके करिश्माई इस पे बात करते हैं, लेकिन आप इस पे थोड़ा सा दाएं बाएं कर रही हैं। किस पे? अगला चुनाव भी वो हिस्सा लड़ेंगे, क्योंकि वहां की जनता मोदी से बहुत प्यार करती है, तो शायद अगली बार भी आप उनको अगला चुनाव नहीं, सर चुनाव में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? नाग साहब देखिए, नहीं, these are two far-fetched things। मैं समझती हूँ हमें इस चुनाव पे केंद्रित रहना चाहिए, इस चुनाव पे फोकस रहना चाहिए। अमित मिश्र कह रहे हैं कि 6 महीने बाद मोदी अपने गृह राज्य को
से ही पार्लियामेंट में रहना चाहेंगे, यहाँ से उनका मुंह भंग देखिए, हो अमित जाएगा। जी- तो हो सकता है कि 6 महीने बाद वहां की जनता को एक बार फिर ठगा हुआ होने का महसूस हो जाए। देखिए नाग साहब, अब मैं क्या कहूँ अमित जी के, आप वही कहिए जो आप कह रही हैं। अपने व्यूज हैं, और मैं ये समझती हूँ कि अमित जी की ये विवशता है कि वो प्रो कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि इस समय देश पूरे तरीके से समझ रहा है इस बात को, और लोग नरेंद्र मोदी के लिए वोट देने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये कहना कि 6 महीने बाद बाई इलेक्शन हो जाएगा, ये बहुत एक मजाक सा लगता है, क्योंकि जो कद है नरेंद्र मोदी का इस समय देश का, और जो वो विकास का सूचक बन गए हैं, जो वो चेंज का सूचक बन गए हैं, मैं समझती हूँ कि वाराणसी तो क्या पूरे देश को। दीपिका जी, दूसरा चेहरा भी है नरेंद्र मोदी का, एक और चेहरा भी है जो कहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। अमित शाह ने कुछ बयान दिया, गिरिराज सिंह ने कुछ बयान दिया, वो खबरें ये भी आ रही थी कि इशारा कहीं और से था, निशाना कहीं और था। सिद्दीकी साहब, आप नरेंद्र मोदी की चर्चा बगैर गोधरा के तो खैर खत्म करेंगे नहीं। चर्चा नहीं, देखिए इलेक्शन का तो वाराणसी धर्म की नगरी कही जाती थी। देखिए जो बाकी 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं वहां पे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो कर रही हैं, आप उस पर भी अगर टिप्पणी दें तो मुझे प्रसन्नता होती। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, सुनिए सिद्दीकी साहब, नरेंद्र मोदी ने तो स्वयं ट्वीट किया है कि जो प्रवीण तोगड़िया ने बयान दिया है और जो गिरिराज जी ने बयान दिया है वो उसके बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि कृपया करके ऐसे बयान ना दे जिससे देश के विकास में, देश की यूनिटी में अमित शाह से कुछ नहीं कहा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2002 के बाद क्या गुजरात में कोई एक दंगा हुआ है? क्या आपने देखा, सुना, समझा है? नहीं। अगर आप एक इंसान को स्टीरियोटाइप कर देंगे, के लोग ये कहते हैं कि जब दंगाई सरकार में हो, लेबल कर देंगे आप। अमित शाह के खिलाफ कुछ नहीं कहा उन्होंने अभी तक। पहले से प्री कंसीव नोशन, बायस और जो अपमान का बदला लेने की बात अमित शाह ने कही, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। एक लीडर को मौका दीजिए। दीपिका जी, मुकेश आनंद साहब का ये कहना है कि अमित शाह को लेकर कुछ नहीं। अमित शाह ने कहा बदले का हम बदला लेंगे, जो अपमान हुआ है उसके बारे में मोदी ने कुछ नहीं कहा। अमित शाह जी आज तक नहीं बोला। देखिए अमित शाह जी ने क्या कहा, बदला, लेकिन वोटों से। मीडिया ने वो वोट वाली बात तो ज्यादा करी नहीं, केवल बदले वाली बात की ब्रेकिंग न्यूज आप लोग चलाते रहे। दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी को तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन से नोटिस आया, उन्होंने उनकी जवाबदारी दी, उन्होंने स्वीकार की, उनको कैंपेन करने दिया। लेकिन गिरिराज सिंह ने स्वीकार नहीं किया। आजम खान की बात कीजिए ना, आजम खान ने क्या बयान दिया? मैं बिल्कुल बैन है, आजम खान पे तो अभी भी बैन है, इलेक्शन कमीशन ने बैन उठाया नहीं है उनसे। देखिए चर्चा वही आ गई दीपिका जी, चर्चा वही आ गई जो नाग साहब ने पहले कहा था कि बयान आप दे देते हैं, उसके बाद में एक पार्टी का भारी भरकम चेहरा आके माफी मांग लेता है। ऐसा ही मनीष सिसोदिया ने किया है। सिद्दीकी साहब, ये चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में आवेश में आके बहुत लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। नहीं, क्षम्य बिल्कुल भी नहीं है, पार्टी के लिए नहीं नाग साहब, नहीं दे रहे हो, देश आपको ये बिल्कुल अक्षम्य है। भारतीय जनता पार्टी इन रिमार्क से अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी इन स्टेटमेंट से अपने आप को कंप्लीट रूप से डिस्टेंस करती है। यही बात मैंने हर चैनल पे जाके कही है और हम इसी पे ही खड़े हैं। अमित मिश्रा, आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मामलों के प्रभारी जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री नरेंद्र मोदी का सामना कर रहे हैं बड़ोदरा से, वहां से भाग खड़े हुए यूपी से। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस तरीके से काउंटर करेगी, क्योंकि अभी तक न तो राहुल वहां गए हैं न सोनिया गांधी गई हैं। सर काउंटर अगर अजय राय के प्रति आपकी पार्टी तनिक भी गंभीर तो शायद कैंपेन करती। सर बिल्कुल सशक्त, मोदी वहां से पहले इशारा करके आए हैं कि हम आने वाले हैं चुनाव। बिल्कुल सर, सशक्त उम्मीदवार हैं, वो पूरी तरह से सक्षम है। अभी तो समय बाकी है चुनाव का, हो सकता है कि हमारे वरिष्ठ नेता वहां पर चुनाव की रैली के लिए जाएं, और यदि नहीं भी जाते हैं तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि अजय राय जी जीत के आएंगे। क्योंकि अभी जैसा कि डॉक्टर दीपिका ने बताया कि जो मोदी जी ने ट्वीट करने का क्या मतलब है? अगर मोदी जी दृढ़ संकल्पित होते इस तरह की बातों को ना हो पार्टी के अंदर, तो ऐसी पार्टी नहीं होती। ये तो अभी वो नशा है कि शायद मोदी जी आएंगे तो इतने विवादास्पद बयान, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो व्हिप हो, चाहे वो भाजपा का नेता हो, दे रहे हैं। मनोज, यही कांग्रेस बोलती है कि यदि ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई तो जो नशे में मगरूर लोग, नेता लोग हैं, ये क्या करेंगे? आप सोच सकते हैं कि क्या देश का क्या होगा। इन मामलों में कम आप भी नहीं है। मधुसूदन मिस्त्री को आपने कहा जीत के आएंगे, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के बाकायदे खंबे पे पोस्टर चढ़ के जो है फाड़े हैं, ये भी मामला है। सुषमा स्वराज के खिलाफ भी उन्होंने जो बयान दिया था उसके में चुनाव आयोग ने नोटिस दिया उनको।
नहीं, नोटिस बड़ा दिया ही है, अपमानजनक महिलाओं के प्रति नोटिस बयान था वो। नोटिस दिया है, उसका खंडन भी किया गया है, लेकिन अभी नहीं, तक नोटिस कांग्रेस के का किसी खंडन ऐसे कैसे नेता का नहीं हुआ करेंगे? कि आपको चुनाव की रैली नहीं करने दी जाएगी, आप नजरबंद हो जाएंगे। नहीं, सलमान खुर्शीद ने भी नरेंद्र मोदी के बारे में काफी अपमानजनक आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आपकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। मनोज वर्मा, वाराणसी में कांग्रेस कहां पे है? जरा दोबारा पुनः अपना सवाल मैंने ये कहा कि वाराणसी में अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं और वो 4 दफा अलग अलग पार्टियों से एमएलए रहे हैं, बीजेपी से भी एमएलए रहे हैं। उनके अतीत के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हथियार वगैरह के बारे में, सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस वहां कहा है, क्योंकि इसके पहले भी बुरी तरह से कांग्रेस हारी थी या डॉक्टर जोशी चुन के आए थे। अगर निजी रूप से देखूं तो अजय राय का अपना आधार वहां पर है, लेकिन अजय राय जी जिस तरह से अपनी निष्ठाएं बदलते रहे हैं और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेता एंड टाइम पे नामांकन भरने के बाद भी मैदान छोड़ जाते हैं, मुझे कुछ चर्चाएं बनारस से ऐसी सुनने में आ रही हैं कि बनारस में भी कोई खेल हो जाए तो आश्चर्य कांग्रेस के नेता ना करें। जी जी जी, बहुत संक्षेप में। हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से अजय राय जी को खड़ा किया गया और उनको बिल्कुल अकेले छोड़ दिया गया है, इतने बड़े प्रतिद्वंदी हैं मोदी, तो जो उनको पूरा जोर लगाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, वो तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, जैसे बिल्कुल अकेला उनको छोड़ दिया गया। दीपिका शर्मा आमतौर पर आत्मसमर्पण कर दिया। आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनकी पत्नियां और बच्चे भी कैंपेन कर रहे हैं। यशोदा बेन भी कैंपेन करेंगे अपने पति के जीत के लिए बनारस में। वो तो 4 धाम यात्रा उनको तो वीक ने बता उसमें दिया, एक धाम उसको तो हटा दिया, शामिल है। 4 धाम भी नहीं करने दे रहे उनको, तो आज वीक ने दिया है, नाग साहब, वीक मैगजीन ने। नाग साहब ऐसा है, अपने पति की जीत की कामना के लिए शायद वो बनारस जाना चाहे। उन्होंने किसी की पर्सनल लाइफ पे हम टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। जो यशोदा बहन जी और मोदी जी के बीच में है, हमको नहीं जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनके बेहतरी की बात करते रही हैं, तो वाराणसी जाकर जो यशोदा बहन जी ने कहना था उन्होंने, वो ऑलरेडी कह चुकी हैं कि वो मोदी जी के लिए क्या कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इस समय डेवलपमेंट के मुद्दे पे, गुड गवर्नेंस के मुद्दे पे चर्चा होगी। संक्षेप में ये अमित, देखिए, जैसा कि मनोज वर्मा जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले कई समय से राजनीतिक को देख रहे हैं, तो उन्होंने खुद माना कि जो अजय राय जी है उनका जनाधार है। यदि हम इन 2 लोगों की बात करें, आम आदमी पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की, तो इनसे कहीं ज्यादा उनका जनाधार है। ठीक है। और जहां तक उम्मीद यह है कि शायद वो विड्रॉल कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किस पार्टी में रहेंगे इस बात का डाउट है। बिल्कुल वही मैंने कहा, बिल्कुल समय नहीं। वाराणसी शहर पर पूरे देश की निगाहें टिक गई हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के अजय राय और चंदन तस्कर वीरप्पन का भतीजा रामचंद्रन भी वाराणसी होते हुए संसद पहुंचना चाहते हैं। संसद कौन पहुंचता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना साफ है कि धार्मिक, शैक्षिक, ज्योतिषी और साहित्यिक गतिविधियों के लिए जाना जाने वाला यह पुराना शहर आज राजनीति का अखाड़े के लिए चर्चा में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आखिर काशी की ये जंग क्या कुछ दिखाती है और क्या कुछ मुद्दे निकलकर सामने आते हैं जब चुनाव होगा, क्या कुछ माहौल वहां पर बनता है। फिलहाल न्यूज़ लाइन में हमारे साथ नहीं, लेकिन देश और दुनिया के तमाम बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए चैनल 1 के साथ। नमस्कार।